नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत रूस रक्षा संबंधों से जुड़े कई दस्तावेज हैं, सरकारी रिपोर्ट हैं, थिंक टैंक के विश्लेषण हैं और कई सारे मीडिया लेख भी। तो इन सब को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और रूस का ये जो रिश्ता है, जिसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसा एक भारी भरकम नाम दिया गया है, वो आज की इस बदलती दुनिया में कहाँ खड़ा है। क्या ये रिश्ता अब भी उतना ही मजबूत है या फिर इसमें कुछ दरारें आने लगी हैं? हाँ, ये सवाल आज बहुत बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों की खरीद बिक्री का मामला नहीं है। ये रिश्ता विश्वास पर बना है, दशकों के इतिहास पर। लेकिन आज जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, चीन एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है और भारत की अपनी विदेश नीति भी काफी बदल रही है, तब इस ऐतिहासिक रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है, कह सकते हैं। सही है। हमारा काम इन सभी स्रोतों के आधार पर यही देखना है कि ये साझेदारी इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रही है। ठीक है, तो चलिए इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा आसान करके समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है उसे समझने से पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है। वो क्या चीज़ है जो इस रिश्ते को इतना खास बनाती है? इसकी नींव तो इतिहास में है, खासकर शीत युद्ध के दौर में। 1971 की भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि को अक्सर याद किया जाता है। हाँ। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उस दौर में भारत के लिए एक तरह की सुरक्षा गारंटी थी। जब 1971 का युद्ध हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने जहाजी बेड़े भेज दिए थे। अच्छा। तब सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में अपनी परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी थीं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। यानी उस एक घटना ने भरोसे की वो नींव रखी जो आज तक कायम है। और मैंने पढ़ा है कि सिर्फ सैन्य मदद ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बहुत समर्थन मिला। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर जब भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, सोवियत संघ ने बार बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोका। ये वो दौर था जब भारत को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत थी और सोवियत संघ ने वो भूमिका निभाई। और दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद भी ये रक्षा सहयोग नहीं रुका, जो इस रिश्ते के लचीलेपन को दिखाता है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या बस पुराने भरोसे पर ही सब कुछ चल रहा है या इसे चलाने के लिए कोई एक तयशुदा ढांचा भी है? नहीं, ये रिश्ता बहुत संस्थागत है। सबसे ऊंचे स्तर पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच एक शिखर सम्मेलन होता है। इसके अलावा एक बड़ा अंतर सरकारी आयोग है जो व्यापार से लेकर रक्षा तक सब कुछ देखता है। अच्छा। और 2021 में एक नई और बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई 2+2 संवाद की। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ बैठते हैं। और ये 2+2 फॉर्मेट तो भारत सिर्फ अपने कुछ बेहद करीबी साझेदारों के साथ ही करता है, जैसे अमेरिका, जापान। बिल्कुल। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रूस को इस क्लब में शामिल करना ही दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा है। ठीक है, तो ये तो हो गए वो सारे कमीशंस और मीटिंग्स जो कागज पर इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब है? जब हम भारत रूस रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो कौन से बड़े हथियार या प्रोजेक्ट्स हमारे दिमाग में आने चाहिए? S-400 की बात तो हमेशा होती है। क्या ये सच में उतना बड़ा गेम चेंजर है जितना कहा जाता है? हाँ, S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली वाकई एक गेम चेंजर है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी ढाल है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर गिरा सकती है। 400 किलोमीटर? जी, ये भारत को आसमान में एक जबरदस्त बढ़त देता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हमारे सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की अपनी रक्षा जरूरतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते भारत को मिलने वाली आखिरी 2 S-400 रेजिमेंटों की डिलीवरी में देरी हो रही है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध का सीधा असर हमारी अपनी रक्षा तैयारियों पर पड़ रहा है। ये तो चिंता की बात है। खैर, S-400 तो हमने रूस से खरीदा है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी कुछ अलग है ना? उसे तो भारत रूस सहयोग की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है। निस्संदेह ब्रह्मोस इस रिश्ते के बदलते स्वरूप का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये क्रेता विक्रेता यानी बायर सेलर मॉडल से आगे जाने की कहानी है। यहाँ भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं था। सही। भारत और रूस ने मिलकर इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित किया, बनाया और अब तो हम इसे बेच भी रहे हैं। हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, बेचते नहीं।
तो ब्रह्मोस के मामले में ऐसा क्या अलग हुआ कि हम एक क्रेता से सह निर्माता और अब विक्रेता बन गए? क्या इसमें टेक्नोलॉजी पर हमारा कंट्रोल ज्यादा था? बिल्कुल। ब्रह्मोस एक सही मायने में जॉइंट वेंचर था, जहां दोनों पक्षों ने अपनी विशेषज्ञता लगाई। इससे भारत को वो आत्मविश्वास और तकनीकी समझ मिली जो सिर्फ खरीदने से नहीं मिलते। और यही मॉडल अब भविष्य की दिशा तय कर रहा है। जैसे AK-203 राइफल्स? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश के कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन हो रहा है। ये भी एक संयुक्त उद्यम है। लक्ष्य है 6 लाख से ज्यादा राइफल भारत में ही बनाना। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। तो Su-30 MKI विमान और T-90 टैंक, जिन्हें हम लाइसेंस के तहत भारत में बनाते हैं, और अब AK-203 राइफलें, ये सब उसी दिशा में है कि हम सिर्फ खरीदार ना बने। लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे वो एक अलग ही कहानी कहते हैं। सीप्री की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार एक दशक पहले भारत के कुल हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 76% थी, जो अब घटकर सिर्फ 36% रह गई है। ये तो आधे से भी ज्यादा की गिरावट है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम रूस से दूर जा रहे हैं। आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी व्याख्या समझना जरूरी है। ये रूस से दूर जाने का मामला कम और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नए विकल्प तलाशने का ज्यादा है। अच्छा। भारत अब किसी एक देश पर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता। इसे रक्षा आयात में विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो जो खाली जगह बनी है उसे फ्रांस, जैसे राफेल विमान के लिए, अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए और इजराइल जैसे देश भर रहे हैं। लेकिन आज भी भारत के कुल हथियारों के जखीरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी या सोवियत मूल का है। इसलिए रूस आज भी हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। हिस्सेदारी घटी है, अहमियत नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से रिश्ते का बदलना है, खत्म होना नहीं। लेकिन इस बदलाव के रास्ते में चुनौतियां भी तो होंगी। चलिए उस हाथी की बात करते हैं जो कमरे में है, अमेरिका। S-400 डील के समय कैट्सा यानी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा हम पर मंडरा रहा था। ये दबाव कितना वास्तविक था? ये बहुत वास्तविक था। कैट्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट एक अमेरिकी कानून है जो उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करते हैं। और तुर्की पर तो लगा भी दिए थे। हाँ, तुर्की जो एक नेटो सहयोगी है, उस पर अमेरिका ने S-400 खरीदने के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत पर भी जबरदस्त दबाव था, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर अड़ा रहा और अमेरिका को आखिरकार भारत के लिए एक तरह की छूट देनी पड़ी। पर यह दिखाता है कि भारत के लिए रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। और ये संतुलन अब और भी मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि एक और बड़ा फैक्टर है रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी। हमारे सूत्रों में इस नो लिमिट्स यानी कोई सीमा नहीं वाली दोस्ती का जिक्र बार बार आता है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये शायद आज के समय में भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे बचने के लिए रूस आर्थिक और तकनीकी रूप से चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। नई दिल्ली में चिंता ये है कि कल को अगर भारत और चीन के बीच कोई बड़ा संघर्ष होता है तो क्या रूस, जो अब चीन का एक तरह से जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, पूरी तरह से निष्पक्ष रह पाएगा? क्या वो पुराना भरोसा तब भी काम आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कुछ विश्लेषक जो हमारे सोर्स मटेरियल में हैं, वो ये भी कहते हैं कि रूस भारत को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भारत उसे चीन के सामने एक और रणनीतिक विकल्प देता है। तो क्या ये नो लिमिट्स दोस्ती उतनी मजबूत है जितनी दिखती है, या इसमें भारत के लिए भी कोई जगह है? ये बहुत अच्छा बिंदु है। रूस भी ये नहीं चाहेगा कि वो पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाए। भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता उसे अपनी विदेश नीति में कुछ संतुलन देता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था रूस से 10 गुना बड़ी है। 10 गुना? हाँ, ये असंतुलन शक्ति के समीकरण को बदल रहा है। इसलिए भारत को उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन तैयारी सबसे खराब स्थिति के लिए करनी होगी। इन बड़ी रणनीतिक चिंताओं के अलावा कुछ रोजमर्रा की दिक्कतें भी तो होंगी। मैंने पढ़ा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से हमें अपने मौजूदा सुखोई विमानों, T-90 टैंकों और दूसरे रूसी उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो रही है। ये समस्या कितनी गंभीर है?
ये एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक समस्या है। हमारी वायुसेना और थल सेना का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों पर निर्भर है। अगर उनके पुर्जे समय पर ना मिले तो उनकी ऑपरेशनल तैयारी पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। युद्ध के कारण रूस की अपनी ज़रूरतें पहली प्राथमिकता है और सप्लाई चेन में बाधा आ रही है। एक और दिलचस्प बात जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, हमारे कई पुराने सोवियत दौर के उपकरणों के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से असल में यूक्रेन में बनते थे। युद्ध की वजह से वो सप्लाई लाइन भी पूरी तरह से कट गई है। और एक और समस्या जो मुझे इन रिपोर्ट्स में दिखी वो है व्यापार को लेकर। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हमारा कुल व्यापार लगभग 68-69 बिलियन डॉलर का है और उसमें से हमारा निर्यात सिर्फ 5 बिलियन डॉलर से भी कम है। मतलब हम रूस से 12-13 गुना ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं जितना हम उन्हें बेच रहे हैं। ये असंतुलन तो बहुत ही ज्यादा है। इसका क्या असर होता है? इसका बहुत बड़ा असर होता है। ये असंतुलन मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद हमने रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा है। भुगतान को लेकर भी एक समस्या खड़ी हो गई है, जिसे रुपया अधिशेष समस्या या रूपी सरप्लस प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा। रूस हमारे साथ रुपये में व्यापार करने को तैयार हो गया, लेकिन अब उसके पास भारतीय बैंकों में अरबों रुपये जमा हो गए हैं, जिन्हें वो भारत से कुछ खास खरीद ना पाने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये व्यापारिक रिश्ते की एक बड़ी बाधा बन गया है। तो एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ रूस का चीन के करीब जाना और साथ में सप्लाई चेन और व्यापार की समस्या है। इन सब के बीच भारत अपनी विदेश नीति को कैसे संभाल रहा है? ऐसा लगता है कि रणनीतिक स्वायत्तता ही यहाँ मूल मंत्र है। बिल्कुल। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा और अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेगा। इसी को बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। आप देखिए, एक तरफ भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस और चीन के साथ बैठता है, तो दूसरी तरफ क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन को रोकने की रणनीति पर काम करता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सदी हुई कूटनीतिक चाल है। यूक्रेन पर भारत का रुख भी इसी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिससे रूस नाराज ना हो। लेकिन साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, जिससे हमने पश्चिमी देशों को भी एक संदेश दिया। सही कहा। यह दिखाता है कि भारतीय कूटनीति अब काफी परिपक्व हो गई है। हम दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से भी नहीं हिचकिचाते। तो इन सब चुनौतियों और संतुलन साधने की कोशिशों को देखते हुए इस रिश्ते का भविष्य क्या है? इसे मजबूत बनाए रखने के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, क्रेता विक्रेता का मॉडल अब पुराना हो चुका है। भविष्य रणनीतिक सहविकास और सह उत्पादन में है, जैसा हमने ब्रह्मोस के साथ किया। हमें ऐसे और प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जहां तकनीक का हस्तांतरण हो और निर्माण भारत में हो। दूसरा, हमें रक्षा से आगे देखना होगा। ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विस्तार और लंबी अवधि के तेल और गैस सौदे इस रिश्ते को नई मजबूती दे सकते हैं। और कनेक्टिविटी का क्या? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की भी बहुत बात होती है। हाँ, ये दोनों परियोजनाएं व्यापार के नए रास्ते खोल सकती हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प भी दे सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी है व्यापार असंतुलन को ठीक करना। जब तक भारत का निर्यात खासकर फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नहीं बढ़ेगा, तब तक व्यापार की समस्या बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत रूस संबंध एक बहुत ही अहम मोड़ पर हैं। ये रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा है, लचीला है, लेकिन आज जितनी चुनौतियों का सामना कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया। कुछ विश्लेषक इसे मैनेज्ड डिक्लाइन यानी एक नियंत्रित गिरावट भी कह रहे हैं। नियंत्रित गिरावट शायद थोड़ा कठोर शब्द हो। मैं इसे पुनर्संतुलन या रिकैलिब्रेशन कहना पसंद करूंगी। ये रिश्ता एक नई वैश्विक हकीकत के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इन नई वास्तविकताओं को कितनी समझदारी और व्यावहारिकता से संभालते हैं। भारत के लिए रूस हमेशा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संतुलन करता रहा है, लेकिन चीन के साथ रूस का गहराता रिश्ता
इस भूमिका की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। बिल्कुल। और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए इन जटिलताओं से निपटना होगा। रूस के साथ संबंधों की पुरानी मजबूती को बचाए रखना है, लेकिन चीन के खतरे से भी आंखें नहीं मूंद सकते। एकदम सही। यह एक क्लासिक कूटनीतिक चुनौती है जहां कोई आसान जवाब नहीं है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब रूस आर्थिक और तकनीकी रूप से चीन पर लगातार निर्भर होता जा रहा है, तो क्या वो विश्वास जो पिछले 70 सालों से इस रिश्ते की बुनियाद रहा है, क्या वो भविष्य में भी कायम रह पाएगा? और अगले दशक में भारत के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए इस साझेदारी को क्या नया रूप लेना होगा? सोचिएगा जरूर।